पहले हिटलर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, ये कौन था। हिटलर एक पावरफुल पर्सनैलिटी था। कई लोग हैं उसको नेगेटिव लेके गए हैं क्योंकि उसने क्रूरल्टी की थी अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, और कई लोग हैं जो उसको एज अ हीरो लेके चलते हैं। अगर मेरा पर्सनल व्यूज देखा जाए तो उसमें मैं भी इसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करती। कुछ एक पार्ट पे, सिर्फ कुछ एक पार्ट है जिसपे मैं इसको क्रूरल्टी के अगेंस्ट बोलती हूँ कि ये गलत है, लेकिन जब तक वो अपने नेशन के लिए कुछ कर रहा है यार, तब तक तो वो ठीक था। इसकी बात करते हैं। 1889 में बोर्न होगा, 1889 बोर्न था। और बोर्न कहाँ था? ऑस्ट्रिया। एक एक चीज को ध्यान से देखना है कि आपके ऑस्ट्रिया वर्ड मेंशन है, जबकि हम लोगों को पता है ऑस्ट्रिया क्या है, डिफरेंट कंट्री है। बट यहाँ ऑस्ट्रिया इसलिए मेंशन है क्योंकि जो जर्मनी का पार्ट था ऑस्ट्रिया कंट्रोल था, इसीलिए ऑस्ट्रिया में इसका बोर्न बोलते हैं। 1914-18, ये आपको सबको पता है वर्ल्ड वॉर की कंडीशन थी। पूरा वर्ल्ड के अंदर एक वॉर चला था जिसको वर्ल्ड वॉर नाम दिया था। और उस वर्ल्ड वॉर के अंदर ये एज अ मैसेंजर, कोई सोल्जर नहीं था, कोई कमांडर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट एज अ मैसेंजर था, उन लोगों को खबरें देता था। खबरी था ये एक तरीके से, जान की जासूस। 1919 का टाइम था। उस टाइम ये क्या करता है, एक स्मॉल ग्रुप था, एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी, जिसको बाद में 1920 में नेम चेंज होगा नाजी पार्टी के नाम से। तो ये 1919 में वो पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जो जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से थी। 1923 के अंदर उसने क्या किया, एक अपनी पावर को बावरिया पे अटैक करता है और मार्च टू बर्लिन, बर्लिन की साइड मूव कर देता है। सीज कर लिया उसने बावरिया, जगह का नाम है बेटा बावरिया, और बर्लिन में। अब यहाँ सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसकी लाइफ में यहाँ से चेंज आएंगे 1923 के अंदर। अब ये देखो, आप 1918 में वॉर का एंड हुआ, वॉर के एंड के बाद इसने एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर ली। लेकिन जैसे ही वो वॉर का एंड होता है उसमें एक ट्रीटी साइन करती है गवर्नमेंट, उनकी जर्मन की गवर्नमेंट। उसके बाद ये काफी डिप्रेस्ड होता है, और डिप्रेस्ड के बाद लोगों के साथ मिलके इसने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। ग्रुप बनाया, 650 लोगों की एक आर्मी जैसी इसने चीज रेडी की, और उसके साथ उसने अटैक कर दिया था अपनी खुद की कंट्री की गवर्नमेंट पे। और बर्लिन कैपिटल है, उस पे मार्च करना था, बट इसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। फिर बताते हैं 1929 का टाइम पीरियड था। पूरे वर्ल्ड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था। जैसे अभी देखते हैं पेंडेमिक के बाद जो हम लोग इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेस करते हैं उसकी बात करते हैं, ऐसा पूरे वर्ल्ड में था। यूएस में हुआ था, बट पूरा वर्ल्ड आपके यूएस के कंट्रोल में था उस टाइम। 1928 की बात है। फिर उस टाइम इसने एक पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन फाइट किया था, और उस इलेक्शन में सिर्फ इसको 2.6 वोट मिली थी, हार गया था। 1932 में फिर से इलेक्शन होता है, 4 टाइम का टाइम पीरियड है आपके जर्मनी का। तो उस टाइम ये क्या करता है, 37% वोट्स को ये गेन करता है। 37% वोट होंगी, प्लस 1932 में फिर से इलेक्शन हुए, 37% वोट गेन करता है आपका हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी यानी नाजी पार्टी, नाजी जर्मन सोशल वर्कर पार्टी जिसका नाम हो गया है। 37% वोट, जैसे आपने बीजेपी ने कमाल दिखाया था यार, ऐसे ही इसने भी कमाल दिखा दिया। आपकी हाईएस्ट वोट गेन करने वाली पॉलिटिकल पार्टी वहां पे होती है। और इसको अब इसके बाद इसकी लाइफ चेंज कैसे होती है, 30 जैन को 1933 को प्रेसिडेंट हिडनबर्ग थे जिन्होंने इसको चांसलरशिप की पोस्ट दे दी। प्रेसिडेंट के बाद ही आपके जर्मनी में सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है चांसलरशिप। वो इनसे इंप्रेस होते हैं और इंप्रेस होकर इसको चांसलरशिप दे दी। अब इसको क्या चाहिए था, मिल गया सब कुछ। अब वो धीरे धीरे काम करना अपने तरीके से स्टार्ट कर देता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट भी थे। अभी भी चांसलर बनने के बाद उन लोगों ने कुछ ऐसे एविडेंस कलेक्ट किए, एविडेंस करके उनको प्रेसिडेंट के सामने लेके जाना था पार्लियामेंट में कि उन सारे एविडेंस को हम लोग रखेंगे। पार्लियामेंट में उनको रख दिया। अब हिटलर तो कमाल का बंदा था, उसने क्या किया, पूरी पार्लियामेंट में ही आग लगवा दी। 2893 के अंदर पार्लियामेंट में आग लगती है, और सारा ब्लेम एक हॉलैंड का इंसान पर्सन था, उसके सर मर दिया, किसकी वजह से होता है। जैसे ही फिर उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करते, उसको भी असैसिनेट करवा दिया, मरवा दिया। आपकी हिस्ट्री में 2 लोग ऐसे हुए जिसने अपने पूरे क्राइम को हाइड करने के लिए, एक ने पार्लियामेंट और एक ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को आग लगवाई थी। हिटलर ऐसा था जिसने पूरी पार्लियामेंट को आग लगा दी थी। और एक एस्कोबार, पैब्लो द एस्कोबार था, एक स्मगलर था, ड्रग डीलर, स्मगलर नहीं ड्रग डीलर था।
वर्ल्ड के अंदर रिचेस्ट पर्सन उसको कंसीडर करते थे, उसको खुद को नहीं पता था कितना पैसा है, उसकी बात होती है। उसने अपनी सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन करता है, वो ऑलमोस्ट जीत ही जाता है, बट फिर एट द लास्ट मोमेंट उसको नहीं कंसीडर करते एज अ प्रेसिडेंट। उसने भी अपनी सुप्रीम कोर्ट में आग लगवा दी थी, और वो ऐसा बड़े प्राउडली बोलता था, एक हिटलर था जिसने पार्लियामेंट को जलाया था और एक मैं हूँ। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास करता है। इनेबलिंग एक्ट में क्या किया इसने, पूरी पावर अब इसके पास थी, चांसलर के पास। अब वो अपनी मर्जी से क्या कुछ भी कर सकता है और डिक्टेटरशिप पूरी तरह से आपके लेके आया। फिर इसके लिए काम करने के लिए जो इसकी अलग डिफरेंट डिफरेंट पुलिस थी या फोर्सेस थी, उनके नाम थे कुछ ऐसे जो थे, स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, गेस्टापो इसकी सीक्रेट पुलिस थी, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्स थे, और एसडी जो थे इसके क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज थे। एसडी को ऐसा बोला जाता है कि वो मोर क्रूल पुलिस थी, इसकी मोर क्रूल्टी को वो फॉलो करते थे। 1933 की बात है, ये क्या करता है, लीग ऑफ नेशन से क्विट करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर पीस आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, जैसे यूएनओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई है, ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुई थी, तो उसको नाम दिया था लीग ऑफ नेशन। 1933 में ये क्या करता है, उससे लेफ्ट कर जाता है कि मेरे को इसका पार्ट नहीं बनना। 1936 के अंदर ये राइनलैंड को भी कैप्चर कर लेता है। 1938 के अंदर एक स्लोगन दे देता है, वन पीपल वन नेशन वन एम्पायर एंड वन लीडर। वो क्या बोलते हैं, हम सारे जर्मन पीपल हैं, इनके लिए एक जैसा एम्पायर चाहिए, और उस एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए मेरे जैसा लीडर चाहिए, और अपने आप को क्या बुलवाता था, फ्यूरर। 1939 में पोलैंड पे अटैक कर देता है, 1 सितंबर 1939, जो आपका ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इसने अनाउंस कर दिया। 1940 में वो 3 पार्टी पैक्ट भी साइन करता है, जापान जर्मनी इटली अलग अलग लोगों से साइन किया कि चलो सब मिलके धूम मचाते हैं, ऐसा इसने कर लिया। लेबनसम वर्ड यूज करता था, इतना क्लेवर था वो, किसी चीज के लिए डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करता था। लेबरसम वर्ड था उसका लिविंग स्पेस के लिए। वो क्या, जब उसको अपना दूसरी किसी कंट्री के ऊपर अटैक करना था, तो उसके लिए वो लेबरसम वर्ड बोल के अपने लिए लिविंग स्पेस ले लेता था। 1933 टू 38 तक नाजी जो लोग थे वो क्या करते थे, आपके ज्यूज लोगों को सेग्रीगेट करते थे। अब ज्यू लोग जो ये इजरायली पीपल हैं, लोगों को मार रहे हैं, खुद इनके ऊपर इतना टॉर्चर हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये लोग वहां से भाग के आए थे जर्मनी से और यहाँ पे कब्जा किया था। आज पावरफुल कंट्री बन चुके हैं, तो दूसरे के ऊपर अपना वो दिखा रहे हैं रोब, जो मार रहे हैं लोगों को। 1933 टू 38 तक आपके ज्यूज को सेग्रीगेट किया और उनको मारता चला गया। 1939 टू 45 तक इसने क्या किया, किलिंग चैम्बर्स बनवाए उनके लिए, जिसको बोलता है कंसंट्रेशन कैंप। पोलैंड में ऑस्विच नाम की जगह थी, वहां पे इसका सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था। साइनिगगूज नाम की एक जगह थी जिसको बोलते थे वर्शिप प्लेस था आपके ज्यूइश लोगों को के लिए। 1932 अच्छा, यूथ लीग इसने स्टेब्लिश की थी नाजी पीपल की। जंग वॉक बोलता था, जो लोग 14 ईयर से कम होते थे उनके लिए, और 10 ईयर के पर्सन को उसमें ज्वाइन करना होता था। ये सारी चीजों की हम लोगों ने बात की। ये क्या था, क्या लिख रखा था मैंने, एक मिनट। यूरोपियन सोसाइटी पॉलिटिकल लीडर, या था जो इसका फ्लैग होता था, ये फ्लैग है, ब्लैक रेड एंड येलो, ये इनकी पार्लियामेंट की पिक्चर है, और ये सिंबल यूज करता था अपना हिटलर। ये जो हैंड को किया ओथ लेने के लिए, एक्चुअल में ये जर्मनी में हिटलर का पैटर्न होता था, अपने यहाँ का पैटर्न नहीं है। आजकल जो हम ओथ लेते हैं स्कूल्स में वगैरह में, हम इसी चीज को फॉलो करते हैं। इस तरीके से अभी का हिट जर्मनी, बेटा ये एक बार बाउंड्री चेक कर लो, ये आपका जर्मनी है, ईस्टर्न बाउंड्री इसकी पोलैंड से टच कर रही है। के बाद की सिचुएशन है बेटे, पहले ऐसा नहीं था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। देन वेस्टर्न बाउंड्री में फ्रांस है, बेल्जियम है,
और आपका ऑस्ट्रिया, अब तो अलग अलग है दोनों, ऑस्ट्रिया हंगेरी, उस टाइम दोनों सेम ही कंट्री थे, ऑस्ट्रिया भी और हंगेरी भी थे, और इसने काफी बड़े एरिया को कैप्चर कर रखा है। ये चेकोस्लोवाकिया भी है, स्लोवेनिया भी है, ये अलग अलग सारी स्टेट्स के नेम है। जो ये तो मॉडर्न मैप है, पहले का मैप नहीं है ये। अब कर लेते हैं दूसरा। एक मिनट, एक मिनट। ये तो सारे नेम है। अब इसको देख लेते हैं जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड वॉर 1, यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा। वर्ल्ड वॉर 1 की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 टाइम पीरियड था 1914 टू 1918 का। इस टाइम पीरियड को आपने बोल दिया वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड है, लेकिन हिस्टोरियंस इस नाम से अग्री नहीं करते थे। कब तक? 1939 तक। ऐसा कोई नाम नहीं था अपने पास उस टाइम। सबसे पहले हिस्टोरियंस ने नेम दिया था द ग्रेट वॉर। ग्रेट वॉर नाम क्यों दिया था? क्योंकि उनको लगता था इतना बड़ा वॉर 4-5 साल तक जो लगातार चलता है, ऐसा कोई और वॉर नहीं हुआ था, तो ग्रेट। बट कुछ हिस्टोरियन ने उसको बोल दिया कि ग्रेट वर्ड गलत है, क्योंकि ग्रेटनेस तो ऐसी कुछ थी नहीं, सब जगह सब चीजों का डिस्ट्रक्शन था। इमोशनली लोगों को हर्ट किया है, फिजिकली हर्ट किया है, फाइनेंशियली हर्ट किया है, तो इसको ग्रेट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। तो हिस्टोरियन ने इस नेम के साथ जस्टिफाई नहीं किया। देन इस वॉर को नाम दिया द वॉर टू एंड ऑफ ऑल दी वॉर्स। अब छोटी छोटी लड़ाइयां हर जगह चली थी, वो बोलते हैं कि अब इतना बड़ा वॉर हो गया, शायद अब जिंदगी में कभी कोई कंट्री आपस में नहीं लड़ेंगी। लेकिन वो रॉन्ग प्रूव हुए। 1939 में फिर से आपका वर्ल्ड वॉर 2 होता है। ये भी आप जस्टिफाई नहीं कर रहा अपने नेम के साथ। देन इसको नाम दिया ग्लोबल वॉर। सारे हिस्टोरियन 1939 तक इसके साथ ग्लोबल वॉर नेम के साथ हैप्पी थे। क्यों हैप्पी थे? क्योंकि ये पूरा ग्लोब था, ग्लोब में आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स थे, सारे कॉन्टिनेंट्स ही आपके वॉर में इन्वॉल्व थे। ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पे कोई वॉर में इन्वॉल्व ना हो। रीजन थे, अगर आप यूरोपियन स्टेट्स की बात करते हो, फ्रांस की, जर्मनी की, इंग्लैंड की, वो सारे के सारे एशिया और अफ्रीका को कैप्चर करके बैठे थे, कनाडा को कैप्चर कर रखा था। प्लस ये लोग जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी, वहां से इन लोगों ने फोर्सफुली सोल्जर लिए थे। इसीलिए क्या बोलते हैं, पूरे ग्लोब पर ही आपकी ये फाइट हुई थी, पूरे ग्लोब पर ही ये वॉर चला था। इस बैटल में जिसने पार्टिसिपेट लिया, उन लोगों की सब जगह कॉलोनीज थी। अगर आप बात करते हो कैजुअलिटीज की, ये एक रफ डाटा है जिसको आप लोग, कई हिस्टोरियंस इसके साथ एग्री करते हैं, कई लोग नहीं करते। वो बोलते हैं 7 मिलियन पीपल की डेथ होती है, जिसमें से 11 मिलियन तो आपके सोल्जर्स थे और 6 मिलियन सिविलियन थे। देन 20 मिलियन पीपल वाउंडेड भी होते हैं। चलो हो गए। लेकिन उसके बाद अब फाइट करने वाले लोग कौन कौन है? पावर जो काम कर रही थी, दो तरीके की पावर थी बेटा, अलाइड और सेंट्रल। अलाइड पावर में आपका रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, 4 कंट्री मेन थे। किधर? अलाइड पावर में। अलाइड पावर जो सब एक दूसरे के साथ मिलके लड़ेंगे। सेंट्रल पावर में 3 कंट्रीज थी आपकी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, जर्मनी यानी, और आपका ऑटोमन एम्पायर। अब इनके पास रूलर कौन थे? अगर आप रशिया की बात करते हो तो रशिया में जार निकोलस रूल कर रहा था। जार, जार आपके रशियन किंग को बोलते हो। फ्रांस के अंदर एक रिपब्लिकन कंट्री थी, तो फ्रांस में आपके पार्लियामेंट थे जॉर्ज कैमिलियन, तो वो आपके रूल कर रहे थे। क्लेमेन, मेरे को नहीं पता नाम क्या है, चैमेलियन, कैमिलियन, मैं तो इसको यही बोलती हूँ, गिरगिट्सा। आपके ब्रिटेन के अंदर मोनार्की सिस्टम था, तो जॉर्ज फिफ्थ जो है वो रूल करते हैं, और यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन। ऑस्ट्रिया हंगेरी की हम बात करते हैं, यहाँ पर हैब्सबर्ग डायनेस्टी रूल करती है, मोनार्की सिस्टम था, और किंग का नाम था मेटरनिक। जर्मनी में भी आपका मोनार्की सिस्टम था, किंग था वेलम टू, और काइजर ये बोलते थे। ऑटोमन एम्पायर में भी आपका क्या था? मोहम्मद रशीद खलीफा यहाँ पर रूल कर रहा था। ये इस तरीके की आपके पास कंट्रीज आई, और इन कंट्रीज ने बैटल में पार्टिसिपेट किया। अब बैटल की हम लोग बात करते हैं तो कुछ कॉजेज होंगे, जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, कुछ ऐसे कॉजेज थे जिसकी वजह से आपका ये वॉर होगा। कॉजेज को आप लोग लेते हो मेनली, मेन इसको वर्ड दे देते हैं आपके हिस्टोरियन। मेन से क्या है कि 4 वर्ड से ही सारा आपका वॉर के कॉजेज थे। फर्स्ट है एमसेम था मिलिट्रिज्म, यानी क्या था, लोगों के पास, उन कंट्रीज के पास जो पावरफुल कंट्रीज थी,
बहुत बड़ी क्या थी, लार्ज मिलिट्री के साथ वो लोग रूल कर रहे थे। उस लार्ज मिलिट्री के पास अच्छे वेपन्स भी थे, टेक्नोलॉजी के वेपन्स यूज है। अगर वेपन्स की बात करते हो, फर्स्ट टाइम इन लोगों ने मशीन गन्स यूज की थी, टैंक यूज किए थे, लार्ज नेवी भी इन लोगों के पास थी, और ब्रिटेन और जर्मनी नेवी में, आर्मी में सबसे आगे थे उस टाइम पे, और सारे के सारे न्यू वेपन्स को यूज कर रहे थे। दूसरे नंबर पे है ए का मतलब क्या है, अलायंसेस। अलायंसेस मीन कि लोग आपस में ट्रीटीज कर रहे थे। दो ट्रीटीज को मेन बोलते हैं हम लोग, एक है आपकी 1882 की, दूसरी 1907। 1882 की जो ट्रीटी है उसका नाम है ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस। अब ट्रिपल अलायंस तो हम लोगों ने बात कर ली। ट्रिपल अलायंस एक ट्रीटी है आपकी। उस ट्रिपल अलायंस के अंदर किन लोगों की ट्रीटी थी? आपके जर्मनी की थी, इटली की थी, और आपका ऑस्ट्रियन हंगेरी की थी। ये लोग क्या ट्रीटी करते हैं, उस ट्रीटी में ये लोग ने डिसाइड किया, कोई भी कंट्री, कोई भी आउटसाइडर इन तीनों में से किसी के ऊपर भी अटैक करती है तो ये एक दूसरे को क्या हेल्प करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये इन लोगों की ट्रीटी है। अब जब इन लोगों ने गैंग वार रेडी कर ली है, छोटा राजन गैंग, तो दूसरे लोग भी तो हैं, वो भी अपना गैंग रेडी कर रहे हैं। उन लोगों ने अपनी ट्रीटी साइन कर ली, जो उनको लगा कि ये मेरे फेवर के होंगे। उनका नाम था ट्रिपल एंटोन। फ्रेंच वर्ड है एंटोन। एंटोन का मतलब होता है ग्रुप। ट्रिपल एंटोन। तो उस ट्रिपल एंटोन को 1907 में साइन किया। कौन कौन काम करेगा? रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीन कंट्री उसमें आ गए। कंफ्यूज मत होना, ट्रिपल अलायंस में थे ये वैसे कंट्री, जब ये फाइट करते हैं तब इनका नाम ट्रिपल अलायंस और सेंट्रल पावर था, लेकिन यहाँ क्या है, ट्रिपल एंटोन इनका नेम है। चलो लड़ना स्टार्ट कर दिया, ट्रीटीज हो गई है, पूरी तरह से सेफ फील कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? इंपीरियलिज्म की। इंपीरियलिज्म क्या होता है बेटा? जब आप अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करते हो, दूसरी किसी कंट्री को अटैक करते हो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने के लिए, प्लस उसके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, तो ऐसा उसने कर लिया। अब इसमें क्या किया, किस लिए इंपीरियलिज्म कर रहे थे? स्क्रम्बल फॉर द अफ्रीका एंड एशिया। एशिया तो क्योंकि सारा ऑलमोस्ट कर ही चुके थे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। अब इन लोगों को क्या था, सारे अफ्रीका को कैप्चर करना था, उसके लिए लड़ाइयां लड़ी। नेशनलिज्म, हर कोई कंट्री अपनी अपनी कंट्री को ग्रेट प्रूव करने पे था, मेरी कंट्री ग्रेट है, मेरी कंट्री में सब कुछ सही है। तो ये इनका ग्लोरी ऑफ वॉर भी इन लोगों ने किया। ये 4 कॉजेज हुए। अब इमीडिएट कॉज क्या होता है? इमीडिएट कॉज हुआ बच्चे आपका, एक प्रिंस था अपने पास, आर्कड्यूक। ऑस्ट्रिया के अंदर आर्कड्यूक बोलते हो प्रिंस के लिए, फ्रेंच फर्निड ऑस्ट्रिया का प्रिंस था। नेक्स्ट किंग यही बनना था, ये डिसाइड हो चुका था। ये जाता है बोस्निया। बोस्निया में एक सोरजेवा नाम की जगह, उस पर एक फंक्शन था। 28 जून 1914 को उसको क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। मर्डर किसने किया? एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसका नाम था ब्लैक हैंड, और ब्लैक हैंड का जो टेररिस्ट था गेवलियो प्रिंसेप, इसने उसको मार दिया। लेकिन ये बिलोंग कहां से करता था? सर्बिया कंट्री से। अब अपना ऑस्ट्रेलिया सर्बिया को बोलता है सरेंडर करो, क्योंकि आपने मेरे प्रिंस को किल किया है। अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो मैं आपकी कंट्री के ऊपर अटैक कर दूंगा, सारी कंट्री को खत्म कर दूंगा। सर्बिया ने डिनाई कर दिया कि यार वो एक टेररिस्ट ग्रुप था। तो वो बोलता है ठीक है, तेरी कंट्री का ही तो टेररिस्ट ग्रुप था। जबकि सर्बिया बोल रहा है यार टेररिस्ट लोगों का कोई कंट्री नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, जैसे पाकिस्तान ने कसाब के बारे में बोला था। तो मैं सरेंडर नहीं करूंगा, लेकिन उसने उसको अल्टीमेटम दे दिया, सरेंडर करो नहीं तो अटैक होगा। अब बेचारा सर्बिया डर जाता है, सर्बिया जाता है रशिया के पास। अब रशिया के पास उसके जाने का एक ही रीजन था, क्योंकि जो सर्बिया के अंदर लोग रहते हैं स्लाव, रशिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी स्लाव लोग हैं, यानी उनका एथनिक ग्रुप है। जैसे हम इंडियन लोग हैं ना, हमारा एथनिक ग्रुप आर्यन ग्रुप होता है, तो उन लोगों का भी क्या है, उनका एथनिक ग्रुप था स्लाव। अब वो स्लाव पीपल होते हैं। अब छोटा भाई बड़े भाई के पास जाएगा तो उसने बोल दिया कोई टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। हो गया सर्बिया चौड़ा कि चलो कुछ नहीं होगा।
अब आपके ऑस्ट्रिया हंगेरी ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, सर्बिया के ऊपर, लेकिन वो भी पहले अपनी ट्रीटी की कसम की याद दिलाता है किसको, जर्मनी को बोलता है देख भाई हम लोगों ने सबने बैठ के कोल्ड ड्रिंक के कॉर्नर पे बैठ के कस्में खाई थी, माँ की, बाप की, भाई की, सबकी कस्में खाई थी, किस लिए कि अगर कुछ भी होगा साथ चलेंगे। जर्मनी बोलता है टेंशन ना ले भाई, तू जा, मैं तेरे साथ हूँ, अटैक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इटली अपना अलग से अपना चमत्कार दिखा गया। होते हैं कई बच्चे ऐसे एंड टाइम पे मुंह भर जाएंगे, बोल देंगे भाई मम्मी ने मना कर दिया, तो शायद इटली की मम्मी ने मना कर दिया था तो वो नहीं आया। इटली नहीं, एक मिनट यार, ये मेरा एसी तो नहीं सर्विस कर रहा मेरे को। चलो अभी क्या था, तो जर्मनी, इटली, इटली चला जाता है बीच में से, वो किसी को हेल्प नहीं करेगा, वो साइड में बैठ गया, कहता है मैं नहीं कर रहा किसी को भी हेल्प, क्योंकि उसने बड़ा अच्छा लॉजिक दिया है। वो बोलते हैं यार ट्रीटी तो इसलिए साइन की थी कि कोई कंट्री हम लोगों पे अटैक करेगा, लेकिन यहाँ तो हम खुद कर रहे हैं, तो मैं इसमें तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। अब ऑस्ट्रिया कर देता है अटैक बेटा सर्बिया पे, सर्बिया पे अटैक होता है तो रशिया आ जाता है, रशिया आएगा तो एकदम जर्मन भी आ गया। जर्मन की और रशियन लोगों की वैसे ही नहीं बनती होती थी, क्योंकि जो आपके रशियन पीपल है वो आपके आर्यन लोगों को लाइक नहीं करते, और आर्यन लोग जो है स्लाविक पीपल को लाइक नहीं करते, तो इनकी वैसे ही नहीं बनती होती थी। वैसे स्लाविक पीपल अपने आप को सुपर समझते थे आर्यन से, और आर्यन तो अपने आप को सबसे ही ज्यादा सुपर समझते थे। तो ये इन लोगों के साथ कंडीशन होती है। जब जर्मनी जर्मनी काइजर था, किंग था, वो आपकी क्वीन का ग्रैंडसन है, इंग्लैंड की क्वीन का। अब इनके अंदर अलग जेलस फैक्टर, बेटे के नाम ज्यादा आगे तो अब जब वो फाइट करने के लिए आया तो फ्रांस तो अपने आप ही आएगा ट्रीटी। अब जर्मनी ने क्या किया, इनिशियली एज में जर्मनी ने अटैक कर दिया फ्रांस पे, और उसने जो पाथ यूज किया वो बेल्जियम का रास्ता चूज किया। नो डाउट स्टार्टिंग में जर्मनी ने सब कुछ इनको इन्वेड कर लिया था, बेल्जियम वगैरह को। ऑटोमन एम्पायर आ जाता है बिना मतलब, उसका कोई झगड़ा नहीं है, ऑटोमन एम्पायर अपनी दिखाने के लिए आया है। और जब वो आता है वो क्या करता है, कैनाल पे अटैक करने की कोशिश करता है। स्विस कैनाल तो याद है आपको 1869 में, उसके उसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उसका रशिया का पेनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा था, वो उसके अटैक करता है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया 1914 में ही आ जाता। स्विस कैनाल पे कैप्चर करने में ब्रिटिश ने उसको वहां दिया। मैम आपकी बीच बीच में आवाज नहीं आ रही। यहाँ देखते हैं। हाँ जी बेटा, यस बेटा, आवाज ब्रेक हो रही है मैम मैम आपकी पढ़ाते हुए बीच बीच में आवाज नहीं आती। एक्चुअली वो एक दो बार मैंने क्या किया था, माइक ऑफ किया था, जैसे ही होगी बोल देना तू मेरे को। ओके मैम। अब यहाँ एक वर्ड आया बेटा, ट्रेंच। ट्रेंच क्या होती है, आपकी अगर किसी कंट्री की ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, और इधर भी आपकी एक कंट्री है, इन दोनों की बाउंड्री के बीच में एक गैप होता है, डीप गैप। सोल्जर्स इधर से भी बैठे होंगे अपने ट्रेंच में, इधर से भी अपने ट्रेंचेस में बैठे होंगे। इस डीप गैप को जहां आपके सोल्जर्स बैठे होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेंचेस। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा आपको जब स्टेम हिटलर पूरा पढ़ रहे होंगे हम लोग। तो ट्रेंचेस में वो लोग रहते थे सारे सोल्जर्स। ये आपके काम की चीज नहीं है, ये नहीं देखना, ये भी नहीं देखना। यहाँ सिर्फ ये देख लो, जर्मनी की जो ओवरसीज कॉलोनी थी वो टोंगो थी, तंजानिया थी, कैमरून थी, ये आपकी अफ्रीका के अंदर थी।
माइक्रोक्रेन आपकी चाइना के कुछ पार्ट थे, जिसको लेके जापान से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जापान के अगेंस्ट होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान इसके साथ आएगा। ऑटोमन एम्पायर ब्लैक सी के लिए लड़ रहा है रशिया के साथ। ये सब कुछ आपका चलता रहता है, गैलीपोली की लड़ाई जो कुछ चला है। इस पूरे वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया से भी 13 लाख सोल्जर्स गए थे, और 13 लाख सोल्जर्स में से 54 के आसपास की डेथ हो जाती है, जिसको वो क्या करते हैं फिर 50 डेथ होने के बाद उनका जो इंडिया गेट पे एक इंडिया गेट उनकी लिए बनवाया। अब जैसे ही वॉर का आपका यूएस एंटर करेगा, यूएस ऐसे एंट्री नहीं करता बेटा, यूएस के पीछे भी बड़ा कॉजेज है। 1917 तक तो यूएस एंट्री नहीं करेगा वॉर के अंदर, उसके बाद करेगा जब उसके साथ खुद जर्मनी पंगा लेगा। उससे पहले आपका यूएस क्या कर रहा है, आपकी एलाइड पावर्स को, एलाइड पावर जिसमें रशिया है, इंग्लैंड है और फ्रांस है, मेनली फ्रांस और इंग्लैंड को हेल्प करता है। कैसे? वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है उनको, वेपन्स पूरे दे दिए, प्लस उन लोगों ने बोला कि हम लोग तो सारे बिजी हैं, जितने भी सोल्जर्स बना लिए सारी कंट्री के लोग, अब एग्रीकल्चर कौन करेगा, तो उनको क्या दे रहा है, फूड ग्रेन भी खुद दे रहा है, वेपन्स भी कम रेट पे दे रहा है, और उनको बोल रहा है लड़ते रहो तुम लोग, मैं तुम लोगों को पूरी हेल्प प्रोवाइड करूंगा। उधर से आपकी जर्मनी भी मांगता है उससे कि मेरे को वेपन दे दो या ग्रेन दे दो, जर्मनी को वो कुछ नहीं दे रहा, जर्मनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है भाई, देख तेरा कोई नहीं है, तू अपने साथ। अब जर्मनी को इस चीज पे गुस्सा आता है, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी के पास एक यू बोट नाम की सबमरीन थी, यू बोट, उससे उसने अटैक कर दिया आपके यूएस के एक शिप के ऊपर जिसका नाम था ल्यूसिटेनिया। 1200 सिविलियन पीपल थे, उसको अटैक कर देता है, अटैक करके उसने क्या किया, उन 1200 लोगों की डेथ होती है। अब यूएस को गुस्सा आता है कि मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था, मेरे लोगों को क्यों मार रहा है, तो उसने फिर 1917 में एंट्री कर लेता है अप्रैल में, और फिर पूरे वॉर को खत्म ही कर देता है, बस फिर पीटता है इसको, जर्मनी को बेचारे को। अब ये कर लिया, उसमें जैसे ही वो एंट्री करता है यूएस, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, वो अपने 14 पॉइंट के साथ आते हैं। 14 पॉइंट क्या थे उनके वो बोलता है, उसने पहला उसकी बात बोलता है 14 पॉइंट में, व्हाई यूएस एंटर इन द वॉर, मोटिव क्या है उसका एंटर होने के लिए, व्हाट वुड बी हैपन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, वो सारी चीजें किसके लिए कर रहा है, पीस के लिए कर रहा है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कर रहा है कि शिप, कोई भी शिप कहीं भी जाए उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा दूसरी कंट्री, इसके लिए कर रहा है। एंड ऑफ इंपीरियलिज्म, ये जो सब खत्म करो यार, तुम जो दूसरी कंट्रीज को कैप्चर करते हो, लेकिन वो कोई और फॉलो नहीं करता, बस वो किसी कंट्री को कैप्चर नहीं कर रहा। लीग ऑफ नेशन को फॉर्म करता है, लीग ऑफ नेशन को फॉर्म करता है, ऐसे उसके पास 14 फॉर्मूलाज थे। बट रशिया जो था वो 1917 में वॉर से लेफ्ट कर जाता है। वो लेफ्ट क्यों करता है, क्योंकि उसकी खुद की कंट्री में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, 2 बार रेवोल्यूशन होगा, फरवरी 1917, अक्टूबर 19 अक्टूबर 1917। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम ने म्यूट किए, मैम का फोन आ गया जी। देख समझते नहीं है ये बिल्कुल भी तो लेनिन, इनका एक पीस पैक्ट साइन हो जाता है तो इनको लेफ्ट करना पड़ता है बेटे रशियन पीपल को। 1917 में यूएस एंट्री कर जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, 1917 में इनका ये पीस पैक्ट साइन होता है ब्रेस्ट लिवोस नाम की जगह पे, 1918 में होगा, ये चले गए। इसको करो, फिर एक ट्रीटी साइन होगी जिसकी वजह से अब हिटलर का बर्थ होगा। हिटलर का बर्थ जरूरी है। हिटलर का बर्थ कैसे होता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक आपकी फ्रांस में पैलेस था, वहां पे साइन होगी, क्या कर दिया उसको, गिल्ट ऑफ वॉर। सब लड़ रहे थे, लास्ट में ब्लेम कर दिया कि सारी लड़ाई जो है वो जर्मनी की वजह से हुई है। खेल सारे रहे थे, लास्ट में ब्लेम किसको कर दिया, जर्मनी को। अब जर्मनी की वजह से लड़ाई हुई है तो हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर, बहुत सारी, किसी के पास पैसे नहीं थे, सबके पैसे खत्म हो गए लड़ लड़ के, किसी के पास अपना पॉपुलेशन धीरे सबकी खत्म हो गया क्योंकि सोल्जर्स थे तो मर तो रहे थे,
अब उन लोगों ने सारा ब्लेम किस पे कर दिया, जर्मनी के ऊपर कर दिया। अब जर्मनी को बेचारे को अच्छे से पीटने वाले हैं। रुको कहाँ पीटेंगे अभी। अब देखो चैप्टर का नाम है बेटा नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म क्या है? नाजिज्म आपकी एक आइडियोलॉजी है, जैसे कि सब लोगों की थिंकिंग है। नाजिज्म के जितने भी मेंबर है सब सेम आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं। उसका जो सिंबल है उल्टा स्वास्तिक है, उल्टा स्वास्तिक को वो लोग फॉलो करते हैं। फ्लैग जो है उनका ट्राई कलर फ्लैग है, ब्लैक रेड येलो, और पार्लियामेंट का नाम राइक्सटैग रहेगा। राइज ऑफ हिटलर क्यों होता है? हिटलर का राइज जो होगा वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद होगा। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक ऐसी ट्रीटी थी जिसने पूरे जर्मनी को ह्यूमिलेट फील करवाया था। जर्मनी के अगेंस्ट थी, वो टोटली अगेंस्ट थी। अब इस चीज से क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वाइमर रिपब्लिक का बर्थ होगा, पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट होंगे, इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा और राइज ऑफ हिटलर होगा। राइज ऑफ हिटलर होगा तो वो लोगों में अपनी कैसी जगह बना रहा है, वो अपने नेशनलिज्म अपने नाजिज्म से स्प्रेड करेगा, इश्यूज जो है नाजिज्म से रिलेटेड वो काम करेगा। मेथड क्या यूज करेगा, लोगों को मारेगा, पिटेगा, कंसंट्रेशन कैंप में डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको बदला लेना था, किससे? अपनी ट्रीटी से। किसको टारगेट किया? ज्यूस लोगों को टारगेट किया। इस तरीके से वो अपना काम करता है। अब हिटलर के बारे में एक वर्ड बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं हिटलर वाज थ्रेट अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी पीस। यस, बिल्कुल थ्रेट था वो, किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए। लोग जो शांति से रहना चाहते हैं उनके लिए थ्रेट था। कौन? स्पेशली जूइश पीपल। अब वो बोलते हैं कि जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होगा कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड स्टोरी कौन सी थी आपकी? वर्ल्ड वॉर 2 तो ये करवाएगा, ये नहीं देखते अभी। चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, आपकी एनसीईआरटी तो यहाँ से स्टार्ट करती है कि वर्ल्ड वॉर 2 का सीन होता है। वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है 1945 के अंदर। मई 1945 में जर्मनी ने अलाइड के सामने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर होने के बाद वो क्या है, आपकी एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल कोर्ट है न्यूरमबर्ग के अंदर। वहां पे क्या किया, 11 नाजी पीपल को डेथ सेंटेंस उनको सुना दिया कि उनको रुक जाओ यार, अटक गई। उनको डेथ सेंटेंस कर दिया। क्यों? नाजी वॉर क्रिमिनल, एज अ नाजी वॉर क्रिमिनल, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बहुत सारी क्रूल्टी शो की थी, इसलिए। लेकिन जैसे अगर बोलते हैं सिर्फ 11 लोगों को, नाजी पीपल को मरवाया आपकी अलाइड पावर की कोर्ट ने, तो एक्चुअल में उन लोगों ने क्या किया था, 6 मिलियन ज्यूस को मरवाया था, 2 लाख जिप्सीज थे, 70,000 जर्मन पीपल भी थे। और उनको कहाँ लेके गए थे? कंसंट्रेशन कैंप था। कंसंट्रेशन कैंप था ऑस्ट्रिच में था, जो पोलैंड के अंदर था। इस जगह पे स्टोरी स्टार्ट होती है आपकी हेलमुथ की स्टोरी से स्टार्ट होगी। हेलमुथ कौन था? एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स जो है नाजी पार्टी को फॉलो करने वाले, यानी हिटलर के बहुत क्लोज है। हिटलर की तो डेथ हो जाती है, अब उसके फादर ने भी खुद को सुसाइड कर लिया है। इस तरीके से वो स्टोरी तैयार करता है। अब यहाँ सीन देखते हैं कि क्या आपकी अलाइड पावर होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कैसे सब कुछ होगा, उस चीज की बात करनी है। वर्ल्ड वॉर 1 था। वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड पावर और आपकी सेंट्रल पावर थी। सेंट्रल पावर डिफीट होती है और अलाइड पावर विनर होती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल, पीस ट्रीटी साइन की जाती है आपकी, किसने? आपकी ट्रीटी जर्मनी के साथ। जर्मनी को क्या क्या लॉस करना पड़ता है अपना? अपनी ओवरसीज कॉलोनी, यानी जो उसकी अफ्रीका में टोंगो, तंजानिया, कैमरून, उसकी जो जगह थी वो सारी की सारी फ्रांस ने और ब्रिटेन ने ले ली। प्लस 13% उसकी जर्मनी के अंदर की टेरिटरी। अगर पूरा जर्मनी ऐसा था तो जर्मनी को सिर्फ ये हिस्सा देंगे, बाद में सारा खुद कैप्चर कर लेंगे ये लोग। तो उसकी 13% टेरिटरीज को भी कैप्चर कर लिया। 75% उसकी आयरन ओर को कैप्चर कर लिया फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड और लिथुआनिया ने। 26% आपकी कोल माइन को कैप्चर कर लिया। यहाँ बेटा 1.110 जो उसकी पॉपुलेशन थी, कुछ की तो डेथ कहाँ होती है, जब वो सोल्जर होते हैं उस टाइम पे डेथ होती है। बाकी जो उसकी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स थे उनको भी आपकी एलाइड पावर ने ले लिया। ह्यूमन रिसोर्स में कौन थे 10% पॉपुलेशन में? डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट लोग। आप यूएस के अंदर साइंटिस्ट देखोगे जितने सारे जर्मन पीपल ही हैं।
उनको लेके चला गया था वो अपने साथ। 1 लाख आर्मी उसकी सीज कर दिया, आर्मी उसके पास अब ज्यादा नहीं रहेगी। इसके बाद भी उन लोगों को शांति नहीं पड़ी, लास्ट में उसको 6 बिलियन पौंड का भी फाइन लगा दिया कि तेरे को ये पे करना है, जबकि उसके पास इनकम का सोर्स सारे खत्म कर दिए, फिर भी उसको 6 बिलियन पाउंड का टॉर्चर कर दिया कि ये तेरे को पे ही करना है। अब उसके पास पैसे तो नहीं थे, यूएस आता है उसके साथ थोड़ी सी नरमी दिखाता है और वो बोलता है कि ये ले मेरे से पैसे ले ले डेब्ट पे, और इनको बाद में मेरे को पे कर दियो, तू अभी वॉर गिल्ट को पे कर। ऐसा सब कुछ करने के लिए अभी 2010 में ही 10 साल ही हुए हैं उसको, अभी पे किया है उसने, आपके हिटलर ने ये सारी चीज, हिटलर नहीं सॉरी जर्मनी ने, अभी तक वो डेप्ट में ही चल रहा था। इफेक्ट क्या होता है वर्ल्ड वॉर 1 का? सबसे पहले तो आपके किसका बर्थ होगा? आपके वाइमार का। वाइमार क्या है? अभी मैंने बताया कि पूरा जर्मनी अगर इतना था, तो जर्मनी में से इतनी जगह मिल गई जर्मन पीपल को, बाकी सबको उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब वो जो इतनी जगह मिली है उसका नाम था वाइमार, वाइमार रिपब्लिक। उसको कंट्री, जर्मन कंट्री अब यही है, वाइमार रिपब्लिक। वाइमार रिपब्लिक में जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी थी वो सारी वाइमार में इकट्ठी होती हैं, और इकट्ठे होकर उन लोगों ने क्या कर लिया, वाइमार रिपब्लिक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट की। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? फेडरल स्ट्रक्चर पे होगा। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? 1, 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट होगी। जैसे अपनी कंट्री में क्या है, स्टेट है, सेंटर है, लोकल गवर्नमेंट है, तो उन्होंने भी वही फेडरल स्ट्रक्चर किया कि उन लोगों पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, उन लोगों के पास गवर्नमेंट होगी। डिप्टीज वर इलेक्टेड। अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग एमपी को इलेक्ट करते हैं, उनको एमपी को वो बोलते हैं डिप्टी। डिप्टी वर इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फुली फॉलो किया किसने? आपके जर्मन पीपल ने, जो वाइमार रिपब्लिक में थे, उन लोगों ने फॉलो किया। डिप्टीज इलेक्ट कर लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो किया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? यानी कि जितने भी एलिजिबल है, मेल फीमेल सबके पास वोटिंग राइट है, उस सिस्टम के साथ उन्होंने काम किया। जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है राइक्सटैग। अब वो राइक्सटैग के लिए डिप्टीज को इलेक्ट कर लिया। सारी चीजें क्या देखनी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, वाइमार रिपब्लिक आया। वाइमार रिपब्लिक में क्या है, नेशनल असेंबली यानी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। किसके लिए? अपनी जर्मनी के लिए। गवर्नमेंट कैसी होगी? फेडरल स्ट्रक्चर होगा, यानी 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट होगी। फेडरल स्ट्रक्चर में कैसा होगा, डिप्टीज को इलेक्ट करोगे किसके लिए? आपकी पार्लियामेंट के लिए। किस बेसिस पे किया है? सबको वोटिंग राइट मिल गया, उन्होंने ये क्लियर कर दिया। ठीक है, ये सब कुछ चीज वो कर रहे थे, बट जो वाइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन को फेस करेगी सबसे ज्यादा। ऑपोजिशन फेस कर रही है किसका? क्योंकि उनको बोल दिया नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर, क्योंकि ट्रीटी जो साइन होगी वो नवंबर में साइन होगी। साइन करने वाले जो लोग थे, सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक थे। अब इनको कौन, कंजर्वेटिव लोग जो हैं, उन्होंने ब्लेम कर दिया कि तुम लोगों ने क्या किया, खुद गवर्नमेंट में अपनी सीट मिलने के चक्कर में, सीट लेने के चक्कर में तुम लोगों ने अपने जर्मनी को हरा दिया है। जर्मनी हारा नहीं था, तुम लोगों ने उसको फोर्सफुली हराया है, ऐसा उन लोगों ने ब्लेम कर दिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आप गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते थे। ऐसी सिचुएशन आपकी वाइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट फेस करेगी। फिर वो बोलते हैं वर्ल्ड वॉर का और भी इफेक्ट हुआ है। और इफेक्ट क्या हुआ है? आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, उसके लिए वो क्या बोलते हैं, इसका डिवास्टिंग इम्पैक्ट जाता है किस पे? यूरोप के ऊपर। जो पूरा यूरोप अभी लोगों को क्या कर रहा था, 1914 से पहले लोगों को क्रेडिट देता था, अब वो क्या कर रहा है, क्रेडिटर से डेप्टर बन गया, लोगों से पैसा ले लिया। दूसरे नंबर पे लोगों के माइंड के ऊपर साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियली, सोशल, पॉलिटिकल डीप इम्प्रिंट गया इसका। वो कैसे गया है? लोगों के दिमाग में अब डर रहता है हर टाइम, साइकोलॉजिकल, कि कोई भी आएगा कंट्री, उनकी कंट्री के ऊपर अटैक कर देगा। फाइनेंशियली पूरी तरह से ड्रेन है, पैसा उन लोगों के पास नहीं है। कहाँ खर्च हो गया? सारा का सारा वॉर में खर्च हो गया। सोशली भी वो लोग ब्रेक हो चुके हैं, क्योंकि जो उनकी कंट्री का क्या होता था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर गैप जो है बहुत ज्यादा हो गया। मेल बिल्कुल ही खत्म हो गया और फीमेल ज्यादा थी। पॉलिटिकल क्या था, डीप उनका इम्पैक्ट आया कि जैसे वाइमार रिपब्लिक को देखते हो, एक नई सिस्टम आ गया, वाइमार रिपब्लिक, मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया। इस चीज की बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री। लेकिन जिन कंट्रीज के पास अच्छी मिलिट्री नहीं थी, उन लोगों ने भी सोचना स्टार्ट कर दिया कि आपकी
मिलिट्री अच्छी होनी चाहिए, तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ग्लोरी ऑफ ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच बता दिया। अब मीडिया क्या करता था आपकी ट्रेंच लाइफ को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करता था। क्यों ग्लोरीफाई करता था? उसको लगता था कि जो ये होगा अच्छे से सबको सोल्जर बनने के लिए प्रमोट कर रहा था, वो इस तरीके की बात करता था। ठीक है बेटा, इतना ही कर लेते हैं, आगे फिर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कल करेंगे। ठीक है बेटा।